अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, ठीक है। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे पास एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहला इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन आपको पता है एंगल को कहते हैं, थीटा को कहते हैं। तो लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, बुक पे जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है ना, बुक पे कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कहते हैं दी एंगल अल्फा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 180 तक आपके पास, ठीक है। कहते हैं मयर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह की डायरेक्शन में इस तरफ को जाएगा, ऐसे ऐसे करके एंगल आपका मयर्ड होगा, ठीक है। तो कहते हैं आपने 0 से स्टार्ट होना है और 180 तक, पता है ना, यहाँ तक जब हम लोग एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, यहाँ तक तो आपका 180 कंप्लीट हो जाता है। तो कहते हैं कि मयर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। तो आपको पता है इस लाइन पे एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे हुए हैं। टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देखिए ये वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहते हैं नॉन हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह आपके पास हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एज एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो थीटा की डेफिनेशन में ये बस समझ आई कि 0 से लेके 180 तक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो बनता है वो आपका इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन कहलाता है, ठीक है। अब देखें, ये समझें कि मेरे पास ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लाइन है, जाहिर है आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 90 डिग्री होता है और ये इसके दरमियान में है, तो कुछ भी एंगल हो सकता है, 90 से कम ही है, ठीक है। हमने पढ़ा है 0 से लेके 180 तक हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस ने जो इस लाइन के साथ एंगल बनाया हुआ, ये असल में इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक दो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। डेफिनेशन देखे ना आपने, यहाँ तो हमारे पास है अल्फा कुछ ना कुछ आएगा, हो सकता है 25 डिग्री हो, ठीक है। 90 से छोटा ही होना, 0 और 90 के दरमियान हो सकता है ये 25 डिग्री हो, मैंने माप के नहीं बनाया वैसे ही। अगर आपके पास कोई लाइन होती है ऐसे, जाहिर है हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है इसकी ये पैरेलल लाइन है, यह अल्फा आपका 0 होगा। पैरेलल लाइन के लिए आपके पास एंगल जो होगा 0 होगा, क्यों? क्योंकि हमने तो डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ कोई लाइन एंगल बनाए तो वो हमारे पास जो होता है इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन एंगल कहलाता है, ठीक है। तो अब आपने ये इस लाइन को, तो ये वाली लाइन जो है टच ही नहीं काटी है, तो यहाँ अल्फा की कीमत आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। पहला मतलब कि जब आपके पास लाइन जो है वो पैरेलल हो जाए किसके, एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल ही लाइन है, तो आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। सेकेंड वाली आपकी बात ये होगी कि अगर ये तो चले हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मतलब कि इस लाइन के पैरेलल लाइन थी, और अब इस लाइन के मतलब एक्स एक्सिस के अगर आपकी उस पे वर्टिकल आपके पास या परपेंडिकुलर लाइन हो, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आप डी जो है डी पकड़े इधर और जो उसकी स्ट्रेट लाइन जाती है बिल्कुल इधर रखेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के, तो फिर अल्फा आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगी वो इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन कहलाएगा, उस लाइन के साथ एंगल कहलाएगा अल्फा, ठीक है। और अगर आपके पास लाइन जो है वो पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो एंगल आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब दूसरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, स्लोप। स्लोप का हमारे पास स्लोप को हम लोग एम से जाहिर करते हैं और ये राइज ओवर रन होता है। राइज मतलब कितना ऊपर गए, और रन हम लोग कहाँ करते हैं, जमीन पे। मतलब कि देखें आपके पास एक बच्चा है, उसने क्या किया कि यहाँ से देखा ना आपने स्लाइड देखी हुई है, इस साइड से हम लोग सीढ़ियों चढ़ते हैं बच्चे और इस साइड पे वो स्लाइड कर जाते हैं। तो यहाँ से बच्चा जो है ऊपर चढ़ रहा है, कितनी बुलंदी पे वो गया उसको हम लोग कहेंगे राइज, ठीक है। और जब उसने स्लाइड ली तो यहाँ जब इस पॉइंट पे आया तो जाहिर इसने यहाँ कुछ फासला तय किया है, और फासला जो तय किया उसको हम लोग नाम देते हैं रन का, क्योंकि ज़मीन पे जो हम लोग फासला तय करते हैं उसको मतलब जब दौड़ते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, रन होता है। तो स्लोप होती है, ऊपर आप राइज रखेंगे कितने सेंटीमीटर ऊपर गया या मीटर ऊपर गया, अगर 2 मीटर ऊपर गया 2 को ऊपर रख लो, और रन का मतलब है कि इस साइड पे उसने कितना फासला तय किया है, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर का किया है तो 0 पॉइंट समथिंग मीटर का उसने जो है
मतलब कि अगर इसको कोऑर्डिनेट में देखें तो आपके पास 2x की जगह 2 आ जाएगा। 3 मीटर हम लोगों ने कहा ना, तो ये x एक्सिस है, यहाँ 3 आ जाएगा, और वर्टिकल में हमने 2 कहा, तो वहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3,2 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप आपके पास क्या होता है, राइज ओवर रन, और इसको tan ऑफ अल्फा भी लिखते हैं। ठीक है, अब राइज हो सकता है कि एक स्लाइड आपके पास देखें ना, ये तो हमने इस स्लाइड की बात की, अगर स्लाइड थोड़ी बड़ी हो जाए तो मतलब अगर पहली स्लाइड जिस पे बच्चे झूले ले रहे थे क्या कहते हैं, वो y1 मीटर मतलब ऊंची थी, उसकी ऊंचाई जो थी वो y1 थी। अब अगर स्लाइड बड़ी कोई उधर ही हो और बच्चे उस पर फिर चढ़ें तो वो उसकी जो है आपके पास लेंथ बढ़ जाएगी ना, उसको हम लोग y2 का नाम देंगे। अब कितनी लेंथ बढ़ी है ये हमें पता है, नजर आ रहा है कि इतना हिस्सा इसका बढ़ा है, तो वो कैसे निकालेंगे, y2 में से ये वाला हिस्सा निकाल दो, जो आंसर आएगा वो पता चल जाएगा कि ये वाला आपका हिस्सा है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 आपका ऊपर आ जाएगा जब आपके पास लेंथ में चेंजिंग आ जाए। इसी तरह जाहिर है बड़ी स्लाइड है तो उसके लिए आपके पास कुछ इस तरह करके आपके पास बच्चे स्लाइड लेंगे ना, बड़ी स्लाइड के लिए ये वाला आपका पॉइंट जो है वो भी तो बड़ा होगा ना, हो सकता है ये 4 हो, तो ये इसको अगर हम लोग नाम देते हैं x1 का मैथ की लैंग्वेज में और इसको x2 का, तो आप लोग निकालेंगे x2 माइनस x1। ठीक है, तो m बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ये भी आपके पास tan ऑफ अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, कई दफ़ा अगर हमें एक पॉइंट दिया तो हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं, कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला पॉइंट बस यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिए। अब इसमें कुछ उसने केसेस बताए हुए हैं, कहता है कि अगर आप जो है देखें ना, m बराबर है tan अल्फा के, पहले वाले के लिए भी और दूसरे पॉइंट के लिए जब चेंजिंग आई है उसके लिए भी m बराबर है tan ऑफ अल्फा, तो कहता है कि अगर आप अल्फा का आंसर 0 से लेके जो है आप कहाँ तक लेते हो, 90 तक लेते हो, π/2 तक लेते हो, मतलब 0 से लेके 90 तक कोई भी एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 25, 20, कुछ भी एंगल आप लोग लेते हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला जो है ना y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये ऐसे ही रहने देना। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग 90 से लेके 180 तक, π/2 को 90 से जाहिर करते हैं ना, 90 से लेके और पाई को हम लोग 180 से जाहिर करते हैं, 90 से लेके 180 के दरमियान अगर आपका एंगल बन रहा है तो फिर आपने फार्मूले में चेंजिंग कर देनी है। क्या चेंजिंग करनी है, y1 पहले ले आना और y2 बाद में लिख देना है, x1 पहले और x2 बाद में। देखे ना, यहाँ पहले 2 वाली थी फिर 1 वाली थी। अगर तो आपका एंगल 90 से 180 के दरमियान है तो फिर आपने 1 पहले ले लेना और 2 बाद में ले लेना। ठीक है, ये आपकी बात से पूरे उसमें यूज नहीं हुई है एक्सरसाइज में, फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब कहता है लाइंस पैरेलल होंगी, तो पैरेलल के लिए तो हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि लाइंस जब आपके पास पैरेलल हों तो उसके लिए अल्फा की कीमत हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, जब अल्फा ही 0 होगा तो फिर अगर हम लोग m वाली स्लोप निकालते हैं, मतलब अल्फा की जगह यहाँ देखें ना, अल्फा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो अगर हम लोग कैलकुलेटर पे देखें tan 0, अल्फा 0 हो गया तो 0 हमें आंसर देगा, तो मतलब पहले वाले m1 का आंसर भी 0 आएगा, और जाहिर है यहाँ भी आपके पास लाइन तो पैरेलल है तो यहाँ भी 0 आएगा, तो m2 का भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर आपके पास क्या है बच्चों, लाइंस पैरेलल हैं तो फिर m1 और m2 का आंसर 0 0 मतलब सेम आएगा। लेकिन अगर आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल, मैंने यहाँ ही आपको बताया था कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो tan 90 दोनों पुट करके देखिए हैं tan 90, तो देखिए इस पे हमें क्या आंसर देगा, tan 90 डिग्री पे हमें मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर का मतलब है कि ये हमें अनडिफाइंड आंसर देगा। ठीक है, तो इसके लिए अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, मतलब कि m इज इक्वल टू 10, हमारे पास हमने 90 पुट किया, जब हमने 90 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है 1/, इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1/0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कि हमने ये बताना है कि जब हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो फिर हमारे पास स्लोप जो है m जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, इसके लिए फिर उन्होंने क्या बताया कि जब लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हों तो पहली जो लाइन है उसकी स्लोप m1 जो है वो क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2, मतलब m1 आपके पास एक स्लोप थी, दूसरी आपके पास m2 थी, लेकिन आपके पास -1/m2 आपके पास बन जाएगी। ठीक है, लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हैं तो m1 बराबर आ जाएगा m2 के, अगर लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है तो m1 जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब m1 का अगर आपके पास आंसर 1/2 आया है ना, तो इसको जब आप m1 का आंसर आपका 1/2 आया है तो
आपने इसको उलट कर देना। उलट कैसे कर देना है, नेगेटिव का साइन लगाना है और 1 जो भी आंसर आया हो ना 1/2 ऐसे करके तो आपने इसको हल करके तो -2 आपके पास दूसरी लाइन की स्लोप बनेगी। अगर m1 आपके पास 1/2 आएगा तो फिर m2 आपके पास -2 आएगा। या मैंने अभी m1 की 1/2 ली थी, अगर मैं m2 की लूँ, अगर m2 आपके पास क्या आया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 आया है, तो जाहिर है इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 की तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक माइनस का इजाफा हो रहा है और एक रेसिप्रोकल मतलब 1/2 में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ आए कोई इतना इशू नहीं है, हम लोग इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं और मज़ा आएगा आपको करने का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए आपने किस तरह की फॉर्म बनानी करनी है, y बराबर है mx + c, मतलब इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे आपने y वाली रकम करनी है, फिर उस इक्वल के उस साइड पे आपने x वाली रकम और फिर सादी रकम। ठीक है, और इसको c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब c का मतलब है कि आपके पास y की सिर्फ वैल्यू हो तो वो आपके पास क्या है, c जो है वो y इंटरसेप्ट है। m आपको पता है स्लोप को हम लोग जाहिर कर रहे हैं, तो y बराबर है mx + c, बड़ी हमारी ये यूज होनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक वर्ड होगा पॉइंट और एक होगा 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट का मतलब एक पॉइंट लेना और 2 पॉइंट मतलब कि 2 पॉइंट्स इसमें यूज होंगे। ठीक है, एक पॉइंट के लिए y - y1 बराबर है m × x - x1, और जब हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे तो आपने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इस फार्मूले में देखिए मैंने सेम लिखी हुई है। m का जो है ऊपर हम लोग आंसर क्या लिख रहे थे भला, कहाँ, ये वाला y2 - y1 / x2 - x1 हम लोग ऊपर निकाला हुआ है ना हमने, तो वो आपने m की जगह पुट करना है, लेकिन कब करना है, जब आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म होगी, जब आपको 2 उसने पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए होंगे और स्लोप उसने नहीं देनी उधर। ठीक है, तो आपने फिर ये फार्मूला लगा लेना है। दोनों फार्मूले आप लोग यूज़ करोगे, बट ये 1 पॉइंट के लिए, ये 2 पॉइंट के लिए, और 1 पॉइंट जब होगा तो फिर हम लोग स्लोप खुद निकाल लिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपके पास मतलब कैसी दी होती है, x cos अल्फा + y sin अल्फा, और यहाँ आपके पास कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म होती है, 2 हो जाता है, 3, इस तरह की कोई वैल्यू यहाँ अंडर रूट में होती है। ठीक है, तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म है। उसके बाद है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इसी से हम लोगों ने जनरेट करनी है। वो कैसे करनी है, पहले p को खत्म करके 1 बनाना है, जाहिर p यहाँ कोई नंबर होगा, इस साइड पे डिवाइड कर लोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। उसके बाद x के साथ वाली चीज़ों का हम लोगों ने खत्म करना है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं। इस तरह ज़्यादा लंबा हो जाना और आपने कंफ्यूज हो जाना कि पता नहीं कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड दी स्लोप। पहला ही वर्ड वो पूछ रहा है, कहता है कि आपने स्लोप फाइंड करनी है एंड इंक्लिनेशन ऑफ दी लाइन, मतलब कि थीटा फाइंड करना है। ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या करना है, स्लोप m की कीमत फाइंड करनी है और क्या करना है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को a का नाम दे देते हैं, इसको b का नाम दे देते हैं। तो ये मैंने नाम इधर दे दिया हुआ है। ठीक है, अब स्लोप का हमने पढ़ा था m बराबर होता है y2 - y1 / x2 - x1, और उसको हमने tan ऑफ अल्फा के बराबर ही रखा था, लेकिन मैंने कहा था जो हमें ज़रूरत होगी हम लोग वही यूज़ करेंगे। देखिए ना, अगर मुझे अल्फा का आंसर एंगल का दिया हुआ तो फिर मैं आराम से m बराबर है tan अल्फा यूज़ करूँगी, मुझे ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे देखिए ना पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके पास पता है ना x1 है, ये आपके पास y1 है, फिर ये x2 है, ये y2 है, तो इनकी स्लोप फिर हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, y2 आपके पास क्या है, 11 है। ठीक है, मैंने आपको वैसे एक तरीका बताया हुआ था कि अगली अगली रकम जो होती है ना, ये वाली रकमें जो होती हैं, ये आपके पास ये वाली जो है y1, ये y2 होती है। तो फार्मूले में पहले y2 फिर y1 आना है, तो 11 - 4 आना है, तो मैंने 11 - 4 लिख दिया। फिर 5 माइनस ये देखिए ना, ये फार्मूले का भी एक माइनस है, एक ये माइनस आपके पास, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5 + 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 11 - 4 करोगे तो 7 आएगा, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 7 कट गया, तो m की कीमत मतलब स्लोप आपके पास क्या आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया 1। अब उसके बाद हम लोगों ने निकालना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कि एंगल थीटा हम लोगों ने निकालना है। तो आपके पास क्या होता है, tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए मैं इसको रेज करके आपको बता देती हूँ। m बराबर है tan ऑफ x हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चलिए यहाँ लिख लेते हैं m।
अब देखिए tan थीटा आपके पास ऐसे है और m की कीमत अभी हम लोगों ने क्या निकाली है 1, वो मैंने पुट की। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने tan को उठा कर दूसरी साइड पे ले जाना, 1 वाली साइड पे। तो 1 वाली साइड पे जाएगा tan का इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, शिफ्ट पहले दबाना है, फिर tan दबाना है, तो आपके पास tan इन्वर्स लिखा जाएगा और 1। तो ये आपको कितना एंगल दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है। तो आपके पास थीटा जो है वो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, नीट पेपर में करना है और इस तरह से हाईलाइट भी कर देना है। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें 3, -2 और 2, 7 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारे पास जो है पहला पॉइंट ए है और दूसरा बी है। स्लोप ऑफ ए बी के लिए y2 - y1 / x2 - x1 वाला आपने फार्मूला लिखा। अब वही तरीका रखें, सबसे पहले y में क्या है 7 और यहाँ क्या है -2। देखें जब आप पिछली साइड पे जाएंगे ना तो जिसके साथ माइनस होगा वो प्लस हो जाना है, क्योंकि एक फार्मूले वाला होना है और एक ही वाला माइनस होना है। तो 7 + 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 - 3 आपके पास नीचे आ जाएगा। अब देखिए 7 + 2 करेंगे 9 और 2 - 3 करेंगे तो -1 और 9 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा -9 आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है m tan ऑफ थीटा, मतलब कि हमने थीटा, उसने कहा था एंगल फाइंड करें, हमने पढ़ा हुआ स्लोप बराबर होती है tan ऑफ थीटा के भी। स्लोप का आंसर हमारे पास क्या है -9, तो -9 tan ऑफ थीटा। अगले स्टेप में आपने tan को दूसरी साइड पे -9 वाली साइड पे ले जाओगे तो tan का इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, कोशिश किया करें हमेशा जो आप जिसका आंसर निकालना है वो आपकी लेफ्ट साइड पे चीज लिखी हो और जिसको हल करना है वो राइट साइड पे लिखी हो। ठीक है, तो tan इनवर्स -9 कैलकुलेटर पे हम लोग करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स कितना हमने कहा -9, तो हमारे पास देगा -83.65 और 5 के बाद देखिए ना यहाँ 9 है तो इसको राउंड ऑफ करके आपने क्या लिख लेना है 6 ही लिख लेना है, -83.66 डिग्री आपके पास। अब देखें आपके पास जो है ये आपके पास एंगल आ गया हुआ है। ठीक है, एंगल आपने कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसको जब भी आप लोगों ने पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव एंगल करने के लिए आपको पाई में से माइनस करना पड़ता है जो आंसर आया होता है। तो पाई हमारे पास 180 डिग्री है, इसमें से आपने ये वाला एंगल माइनस किया तो 96.34 डिग्री जो है आपका एंगल का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3। पहले वाले पॉइंट को हमने ए का, दूसरे को बी का नाम दिया, देन हमने स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला लिखा। अब फिर वही काम करें, 8 - 6 ऊपर आपके पास आ जाएगा और 4 - 4 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होनी है। देखिए 4 में से 4 निकालेंगे 0 आएगा। किसी भी चीज़ के नीचे 0 हो तो वो तो आंसर ही अनडिफाइंड कर देता है। ठीक है, उसका हमें पता ही नहीं कि क्या आंसर आएगा। ऊपर 0 आ जाए कोई मसला नहीं है, ऊपर 0 होगा तो आराम से नीचे कुछ भी हो, जैसे ये वाली फॉर्म होती तो 0 जो है किसी, अगर ऊपर 0 है तो मतलब वो 0 आंसर देगा, लेकिन नीचे 0 हो तो फिर वो अनडिफाइंड आपको आंसर देता है। ठीक है, मतलब 2 आप लोग देखें ना अंदर 0 है और इसको डिवाइड करेंगे 2 0s are 0 ही आना है ना, तो ये आपका तो हल हो जाता है, लेकिन नीचे 0 आपका हल नहीं होता, वो अनडिफाइंड हमें आंसर देता है। तो स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, हमने क्या फाइंड करना था, tan थीटा, मतलब थीटा फाइंड करना था। tan थीटा बराबर आ गया m हमारे पास अनडिफाइंड आया है। अब देखें यहाँ tan जो है दूसरी साइड पे जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा। बट ये कि कैलकुलेटर पे हम लोग इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, वैसे ये आपको वैसे याद होना चाहिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे 90 देता है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़नी है। ठीक है, तो आपको आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, और जो है लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे जल्दी ग्रोथ हो, और फिर इंशाल्लाह मैं इसी के PDF बना के ना चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरा आपके पास है बाई मीन्स ऑफ स्लोप। बाई मीन्स ऑफ स्लोप का मतलब है कि स्लोप का तरीका इस्तेमाल करके शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अच्छा, सेम लाइन पे लाई करना या इसको दूसरा बोलते हैं कोलिनियर, इसके 2 तरीके होते हैं। बुक में जो मेंशन है, पहला तरीका तो ये कि कोई से 2 पॉइंट्स की स्लोप जो है ना बराबर ला दो, मतलब कि देखो ना ए बी की स्लोप निकालो, उसका जो आंसर आया, और फिर BC की स्लोप निकाल लो, उसके आंसर के बराबर आ गया, तो वो आपके पास क्या है, सेम लाइन पे लाई करते हैं। ज़ाहिर स्लोप ही आपके पास सेम आ गई है, मतलब आपके पास जो है राइज ओवर डन, मतलब कि ढलवान जो है वो ही सेम आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो उनकी स्लोप्स क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया, स्लोप ऑफ AB, पहले AB को हल करने लगे, y2 - y1 / x2 - x1, तो क्या करेंगे, 5 यहाँ माइनस लगा हुआ है पहले, तो मैंने बताया था प्लस बन जाना है, 5 + 3 ऊपर आ जाएगा, और 1 यहाँ भी माइनस लगा तो 1 + 1 आपका नीचे आ जाएगा। 5 + 3 करेंगे 8 और 1 + 1 करेंगे 2 आएगा।
इन दोनों का आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपका 4 आंसर आ जाएगा पहली स्लोप का। अब हम लोग BC को हल कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC कैसे आएगा? बार बार फार्मूला लिखना है, एक दफ़ा लिख लिया, बाकी आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके लेंथ ही आने हैं, तो फार्मूला लिखेंगे तो फिर मसले में हमने पढ़ जाना है, वैसे ही लिख लिख के। तो कहते हैं 9 -5 ऊपर आएगा, तो देखिए मैंने 9 - 5 लिखा है। फिर दूसरा 2 - 1 आपका नीचे आएगा, ठीक है। 9 - 5 करेंगे 4 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 4 1 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने तीसरा पॉइंट हमारा करना है, स्लोप ऑफ AC निकालनी है। अच्छा, ये AC वाला आप काम बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि आप 2 पॉइंट्स की स्लोप बराबर ले आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने नेक्स्ट क्या लिख देना है? आपने लिखना है, देखिए ना आंसर इसका भी 4 आंसर आया और नीचे वाली स्लोप का भी 4 आया, तो आपने कहना स्लोप ऑफ AB बराबर है स्लोप ऑफ BC के। सो देयरफॉर AB एंड C लाई ऑन सेम लाइन। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है, सिर्फ 2 की निकालनी है, ठीक है। तीसरी का मैंने जानबूझ के इसलिए निकाला था कि मैं बता सकूं कि आंसर वैसे TC का भी सेम आना है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको करने की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला पार्ट, उसमें इसने नाम P, Q और R रखे हुए हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ PQ निकालते हैं। तो देखें PA और QA, तो पहले y2 - y1 करना है 5, और इसके साथ माइनस पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 5 ऊपर आ जाएगा और 7 - 4 आपका नीचे आ जाएगा। ये प्लस करोगे 10 आएगा, 7 - 4 करोगे 3 आएगी। इसकी कटिंग नहीं होती तो आपने यहाँ ही रहने देना है। नेक्स्ट हम Q और R की स्लोप निकालते हैं। तो देखें 15 - 5 ऊपर आपका आ गया और 10 - 7 आपका नीचे आ गया। 15 में से 5 निकाले तो आपको देगा 10, और 10 में से 7 निकाले तो हमें क्या देगा? 3। इनकी फिर कटिंग नहीं हो रही, आंसर बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं? तो आपने लिख देना हेंस स्लोप ऑफ PQ बराबर है स्लोप ऑफ QR, और नीचे लिख देना देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर जो है थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है? L, M और N दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ L, M निकालते हैं। आप देखें M में आपके पास क्या है? 8, और L में क्या है? 6। 8 - 6 आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा आपका 3, यहाँ माइनस लगा हुआ है दूसरे पॉइंट में, तो प्लस का बन जाएगा 3 + 4 आपका नीचे आ गया, ठीक है। 8 - 6 करेंगे 2, और 3 + 4 करेंगे तो 7 आपको देगी। इसकी कटिंग नहीं होती, आपने यहाँ ही छोड़ देना है। नेक्स्ट आप स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ लाइन MN, पॉइंट MN। अब देखिए y2 आपका क्या है? 10, और y1 क्या है आपका? 8। तो 10 - 8 आपका ऊपर आ जाएगा, और 10 - 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 10 - 8 करेंगे 2, और 10 - 3 करेंगे 7। इसकी भी कटिंग नहीं होती, देखिए आंसर दोनों के बराबर आएगा, तो आपने लिख देना है स्लोप ऑफ LM बराबर है स्लोप ऑफ MN। लेकिन यहाँ नहीं आपने छोड़ देना, आगे आपने लिखना है देयरफॉर LMN लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। मैंने पहले में लिखा हुआ है, बाकी आप पैटर्न खुद फॉलो अप करें ना। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 4। आपके पास x, y और z हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ XY निकालेंगे। अब देखें इसके लिए आपके पास y2 क्या है? A + B, और y1 क्या है? 2B। तो A + B - 2B हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया। फिर C - A नीचे आपके पास आ जाएगा। अब देखें B वाली दो रकमें आपस में हल होती हैं। A ऐसे लिख दिया, B - 2B, मतलब समझे कि ये 1B है। तो 1 में से -2 करेंगे तो जाहिर है 1 में से तो नहीं ना, 2 में से 1 निकल सकता है, 1 में से 2 तो नहीं निकल सकते हैं। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आपके पास B आएगा, और साइन आपने बड़ी रकम वाला लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक आपको पॉइंट बता दूँ, 1 में से माइनस करना था आपने 2। जब भी छोटी में से बड़ी को माइनस करना हो तो माइनस का साइन लाजमी आता है, ठीक है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि फिर, ठीक है, तो साइन वगैरह का इशू कर देते हैं। C - A आपका एज इट इज़। नेक्स्ट इसको हल नहीं हम लोग कर सकते हैं। फिर आपके पास है स्लोप ऑफ, हमने किसकी निकालनी है? Y और Z की। इसमें देखिए y2 आपके पास 2A है, और y1 A + B है, तो 2A। अब देखिए दोनों प्लस के हैं, तो माइनस का आपका फार्मूले वाला जब आएगा -A - B आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद x2 में है 2C - A, मैंने वो लिखा, माइनस का साइन लगाना है और C लिख देना है, तो माइनस का साइन लगाया और C लिख दिया। अब देखिए 2A - A, 2 में से एक A निकालेंगे A आएगा, और -B आपका ऐसे ही। 2C में से 1C माइनस करेंगे तो C, और ये -A आपका एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए ऊपर A - B, यहाँ भी A - B, नीचे C - A, तो मतलब इनके भी आंसर्स क्या हैं? बराबर। तो आपने कहना है हेंस स्लोप ऑफ XY बराबर है स्लोप ऑफ YZ की। तो आई होप कि आपको इस जो है क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सेकंड वाला, थर्ड वाला। सेकंड वाला तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहते हैं फाइंड K। अब जब भी हमें कोई कांस्टेंट फाइंड करने के लिए दिया होगा ना उसने, तो फिर उसने आगे कोई ना कोई हमें तरीका भी ज़रूर बताया होता है, ठीक है। अब तरीका देखते हैं इसमें हमें क्या बताया होगा। कहते हैं K की कीमत फाइंड करो।
सच दैट के की कीमत कैसे फाइंड करनी है, सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, मतलब लाइन जो ज्वाइन करके एक मतलब ए और बी पॉइंट को मिला के जो आपके पास एक लाइन बन रही है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी, और सी डी पॉइंट को मिला के एक और लाइन बन रही है आपके पास, वो पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है कि अगर फिर ए बी को मिला के ये वाली लाइन बन रही है तो फिर सी डी को मिला के जाहिर पैरेलल वाला कैसे होता है, एक जैसा तरीका होता है, चाहे ये वाली आप ले लो लाइन्स, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली पैरेलल है। तो ये अगर पैरेलल है तो सी डी भी आपके पास पैरेलल है। तो इसकी मैंने पैरेलल के लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि पैरेलल के लिए आपके पास M1 बराबर होना चाहिए M2 के, ठीक है। दूसरा उसने कहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में हमने कहा कि पहली लाइन की स्लोप जो होती है वो नेगेटिव, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, स्लोप ऑफ सेकंड की, ठीक है। तो कहता है कि आपने के की कीमत फाइंड करनी है, और कब करनी है, जब आपके पास जो है लाइंस पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। तो हम दोनों को अलग-अलग हल करेंगे। सबसे पहले मैंने गिवन में लिख लिया कि मेरे पास ए बी पॉइंट से एक लाइन बन रही है और एक सी डी पॉइंट है जिससे एक लाइन बनेगी। तो चलिए अब स्लोप्स निकालते हैं। जाहिर है हमने M1 को बराबर रखना है M2 के, तो पहले जो ए बी की स्लोप निकालते हैं उसको हम लोग M1 का नाम देंगे, ठीक है। मैंने स्लोप ऑफ ए बी को नाम दिया M1 का, वो y2 - y1 x2 - x1, ये हमने एक दफ़ा याद कर लेना है। अब देखो y2 में -6 और y1 में है 3, तो -6 - 3 आपके पास पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर k -7 आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ऊपर से दे के फार्मूला लिखने के बाद ऊपर से दे के डायरेक्ट ये लिख लेना है। माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 ऐड करें तो 9 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला प्लस माइनस करते हुए लगाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस करते हुए साइन बड़ी रकम वाला लगता है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। इसी तरह आप स्लोप ऑफ सी डी निकालोगे। अगर सी डी में देखो तो आपके पास क्या है, आपके पास अभी हमने पैरेलल परपेंडिकुलर वाला काम नहीं शुरू किया, अभी हम स्लोप्स निकाल दें, उसके बाद हम लोगों केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्लोप जो सी डी की निकालेंगे उसको M2 का नाम दे देंगे। जाहिर है ए बी से एक लाइन बन रही है, उसकी स्लोप L1 लाइन बन रही है तो उसकी स्लोप M1 होगी, सी डी से दूसरी लाइन बन रही है तो उसकी स्लोप M2 रखेंगे, ठीक है। अच्छा 4 - 5 ऊपर आएगा और -6 + 4 नीचे आपके पास आएगा। तो देखिए मैंने वैसे लिखा है 4 - 5 - 6 + 4 आपका लिखा है, ठीक है। 4 - 5 करेंगे -1 और -6 + 4 करेंगे तो -2 देगा। माइनस से माइनस काट गया, 1/2 आपके पास आ गया। ये अभी हमने सवाल ही तकरीबन बनाया है। पहला केस उसने कहा था आपने पैरेलल लेना है। पैरेलल का मतलब है कि लाइंस को पैरेलल लेना है जो ए बी। अच्छा यहाँ एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पैरेलल के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है और परपेंडिकुलर के लिए आपके पास ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। पूरे स्पेलिंग ना लिखिए, बस देखिए ए बी पैरेलल हो सी डी के, मतलब लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, तो फिर उनकी मैंने कहा था स्लोप्स भी बराबर होंगी। क्यों स्लोप्स बराबर होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि m बराबर होता है tan ऑफ अल्फा के, ठीक है। चाहे M1 की बात हो चाहे M2 की बात हो, वो भी tan ऑफ अल्फा के बराबर होना है। जब लाइंस पैरेलल है तो अल्फा की जगह आपने 0 डिग्री लिखना है। tan 0 कैलकुलेटर पे लेंगे तो इसका भी आंसर 0 मिलेगा और इसका भी 0, तो मतलब दोनों स्लोप्स का आंसर बराबर आपके पास आता है, ठीक है। तो M1 और M2 आपके पास बराबर होंगे। जब भी पैरेलल आना है आपने दोनों को बराबर रख लेना है। जब भी परपेंडिकुलर आना है M1 बराबर है -1/M2 लिख लेना है, ठीक है। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपने ये याद रखना है। M1 का हमारे पास ऊपर आंसर ये वाला है और M2 का ये वाला हमारे पास आंसर है। तो ये आंसर जो है हम लोग बस पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 जार क्या हो जाएगा 18। k - 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है k - 7 ही आना है। अब k की कीमत फाइंड करनी है, -7 को उठा के -18 वाली साइड पे ले जाओ। तो देखो -18 पहले लिखा हुआ है, -7 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, प्लस का 7 आपके पास आ जाएगा। माइनस प्लस -18 में से 7 निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इसका केस अब हम लोग करेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर हो सी डी के। तो तब मैंने बताया था आपने क्या करना है, मैंने उसमें 2 तरीके आपको बताए थे। एक तो हमने ये, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है तो मैंने कहा -1/M2, ठीक है। M1 बराबर है -1/M2, ठीक है। अब देखें आपके पास M2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो M1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब M1 × M2 जो है वो -1। आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर इस तरह लिखना है तो फिर आप देखिए M1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, M2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ये -1 ऐसे ही। -9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर -9 बनेगा। k - 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को k से किया 2k बन गया और 2 को 7 से करेंगे तो आपके पास 14 आएगा, ये -1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट ये वाली चीज़ जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो इस साइड पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगी। जाहिर है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही सारी रकम आनी थी, लेकिन माइनस का साइन है तो फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2k है तो माइनस का 2k हो गया और माइनस का 14 है तो प्लस का 14 आपके पास हो गया। आप चाहें तो यहाँ एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं, पहले -1 लिख लें, अंदर ये सारी रकम लिख लें और उसके बाद ये वाला स्टेप बना लें, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास जो है ना, हमने के की कीमत फाइंड करनी है। के इस साइड पे माइनस साइन के साथ है, प्लस के साथ बनाना है। के को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो प्लस का 2k बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे पहले से 14 मौजूद था, वो लिख के और 9 को उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो प्लस का 9 हो गया। 14 + 9 करेंगे तो ये हमें देगा 23, ठीक है। अब 2 जो है आपके पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पैरेलल परपेंडिकुलर करने से के की कीमत 23/2 आ रही है। और जब हमने पैरेलल किया था तो के की कीमत हमारे पास क्या आई थी, -11 आई थी। तो दोनों केसेस में डिफरेंट आ रही है। जब लाइन पैरेलल हो तब आंसर डिफरेंट आता है, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, कहते हैं अच्छा वो स्पेशल आपको बताएगा कि आपने तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है। कहता है यूजिंग स्लोप्स वाला तरीका हमने इस्तेमाल करना है। शो दैट द ट्राइएंगल विद इट्स वर्टिसेस। आपके पास ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल हमने बड़ा जो है उस पर काम पहले भी किया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 चैप्टर में, ठीक है। तो कहता है कि ट्राइंगल के आपको पता है 3 आपके पास उसके होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, A, B एंड C इज अ राइट ट्राइंगल। बच्चों पीछे मैंने जब आप करवाया था ना, पिछला शायद मेरे ख्याल में 7.1 ही करवाई है, जिसमें मैंने आपको स्पेशल बताया था कि यहाँ उसने हमें कोई तरीका नहीं बताया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम शो कर देना है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं। और मैंने कहा था नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी उसमें उसने पहले ही बताया होगा कि आपने स्लोप्स वाला तरीका इस्तेमाल करना है। अच्छा स्लोप्स में राइट एंगल मतलब राइट ट्राइंगल का मतलब है, देखें इस तरह देखें, ये आपके पास ट्राइंगल है ना, तो राइट का मतलब उसका एक जाविया 90 का बंद है। आपने यही बात पकड़ लेनी है। 90 का मतलब है कि परपेंडिकुलर चीज़ होती है, 90 का मतलब है परपेंडिकुलर। अगर आप देखें मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि अगर आपके पास एल लाइन जो है परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के तो एल्फा आपके पास 90 डिग्री बनता है। तो मतलब उसने राइट का जहाँ भी वर्ड यूज़ कर देगा तो आपने कहना है कि 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 का एंगल कब बनता है, जब आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है लाइन जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर के लिए फिर हमने वो लास्ट पे वही काम करना है, M1 डॉट M2 बराबर है -1 वाला काम, ठीक है। पहले स्लोप्स M1 और M2 निकाल लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग इसका जिक्र करते हैं। अब देखिए ट्राइंगल में आपके पास 3 हिस्से होने हैं, मुझे नहीं पता AB की स्लोप जो है M1 जो बनेगी या BC से स्लोप बननी है M2 और फिर AC से 3 मतलब स्लोप्स बननी है, किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1 देगा। परपेंडिकुलर की तो यही शर्त है कि आपका आंसर जो है -1 आना चाहिए, तो आपको तीनों की स्लोप्स निकालनी पड़नी है। तो इतना आपने जहन में रखना है। ये जो मैंने आपको 1-2 पॉइंट बताया ना, ये आप कहीं अपने नोट्स में साथ ही लिख लेना है। किस तरह करके लिखना है कि राइट ट्राइंगल का मतलब है 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास शर्त होती है कि M1 डॉट M2 करें तो हमें आंसर -1 दे। तो हमें तीनों की स्लोप्स निकालते हैं और किसी दो को मल्टीप्लाई करके, जरूरी नहीं कि M1 M2 ही होगा, हो सकता है M1 M3 हो जाए या M2 M3 हो जाए। कोई दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 हमें आंसर देगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने उर्दू में हिंट लिखा करें, मैथ की क्वेश्चंस में साथ साथ हिंट लिखा करें, आपको कभी मैथ के क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। बच्चे बस सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर वो भूले होते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट नहीं उसको करते हैं। कुछ आपने गाइड्स ऐसे देखे उन्होंने साइड पे उर्दू लिखी होती है। फर्स्ट ईयर की ही, ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मैथ ही 9th में आया हुआ है, तो वहाँ अगर आप लोग नोट करें ना तो कुछ सोल्यूशंस पे, मेरे पास भी एक सोल्यूशन थी वो बच्चे के पास, अब उसमें उसने उर्दू में साइड पे लिखा होता था कि मैं क्यों ये वाला काम करने लगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है आपके पास। हमने कहा गिवन में हमें A, B और C दिया हुआ, हमने तीनों की स्लोप्स फाइंड करनी है। पहले A और B की स्लोप करते हैं। तो हमें पता है y2 - y1 और x2 - x1 आना है। तो y2 में 7 और y1 में 1, तो 7 - 1 आपका ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 2 - 6 आपका। अब इन दोनों को माइनस किया 6 आएगा, 2 - 6 छोटी में से बड़ी निकाल दें, मैंने अभी हिंट बताया था माइनस का साइन लगेगा, और 2 में से 6 निकालें तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है। अब इनकी कटिंग करें, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, मतलब 3/2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्लोप ऑफ BC की भी आपने वैसे ही करनी है। अगर मैं इधर आपको बताऊं -7 और ये -7 आपका ऊपर आ जाएगा, -6 और -2 आपका नीचे आएगा, ठीक है। अब इनको प्लस करोगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बनेगी, 2 7 14 होता है और 2 4 8 होता है, और ये माइनस माइनस तो वैसे आपके प्लस हो गए हैं। 7/4 आपके पास आंसर आएगा दूसरी स्लोप का। आप देखिए ना, मैं 2 निकाले, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 3/2 7/4, इनकी कटिंग ही नहीं होनी, इनका आंसर -1 आना ही नहीं है, ठीक है।
आंसर तो आपका देखिए नेक्स्ट तीसरी स्लोप निकालते हैं तो फिर आपको मैं क्लियर करती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि इन दो से आपका आंसर सही आना है। स्लोप ऑफ AC के लिए आपने फार्मूला लिखा, आपके पास ये वाली फॉर्म बनी, उनको माइनस प्लस करके ये वाला बना, 2 4 8 और 2 6 12, या 4 के टेबल के साथ काट लें, इसके साथ ना ही करें, 4 2 8 और 4 3 12, तो मतलब 2/3 आपका इसका आंसर आ गया। अब मेरे पास तीनों स्लोप्स मौजूद है, एक ये एक ये एक ये। मैं आंसर देखूँ यहाँ 3/2 है, यहाँ 7/4 है, यहाँ 2/3 है। तो M1 और M3 का आंसर सेम है, बस उलट है एक दूसरे के, ठीक है। तो M1 और M3 से हमारे पास परपेंडिकुलर अब शो होना है। इतनी डिटेल से समझाने का वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि आप लोग अगर समझ लेंगे ये चीज़ें तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं है। तो कहता है फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल M1 डॉट M3, मैंने कहा ना दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस में आपका आंसर आना चाहिए। अब M1 का आंसर देखते हैं, माइनस में है हमारे पास के प्लस में है। M1 का आंसर आया था -3/2 और M3 का आया था 2/3, तो एक माइनस में एक प्लस में है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की, 3 के साथ 3 काट गया, 2 के साथ 2 काट गया, तो -1 आपका बच गया और 1 साथ आ गया। तो आप अगर -1 आंसर आ गया तो आपने कह देना ए बी वाला एक हमने M1 स्लोप थी ए बी की और AC की थी ना M3 स्लोप, तो AB परपेंडिकुलर है AC के, सो ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, आपने ये बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, कहता है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। कहता है हमें दो जो है पेयर्स दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं ऑफ पॉइंट्स के, जैसे ये और एक ये पेयर अंदर पेयर बने हुए हैं, ठीक है, मतलब पॉइंट्स हैं और इनके दो हमें पेयर दे दिए हुए हैं। इसी तरह हमने पॉइंट्स के ये दो पेयर दे दिए हुए हैं। कहता है फाइंड वेदर, क्या जो है द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या नॉन। उसने वेदर का वर्ड यूज कर दिया। आपने बताना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर बन रही है या कुछ भी नहीं, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ये चीज़ हमने साबित करी। बहुत ईजी है, पिछला ही काम करना है। तो हमारे पास जो है हमने सबसे पहले स्लोप्स निकालनी है, जहाँ पैरेलल परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाएगा। तो पहले हमने इसको A का, इसको B का, इसको C का और D का मैंने नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस लाइन की स्लोप एक निकालते हैं और एक इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। इस लाइन से स्लोप जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो कैसे आएगा, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये हम माइनस पहले मौजूद है। 4 + 2 ऊपर आ जाएगा, 2 - 1 आपका नीचे आ जाएगा। 4 + 2 करेंगे तो कितना होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास होता है 6, ठीक है। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, 6 आपने पुट करना है। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से M1 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 6 हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह हम लोग करेंगे स्लोप ऑफ BC CD हम लोग करेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ CD। अब CD में देखें, इसको मैंने C दिया, इसको D दिया, 2 - 1 ऊपर आएगा और -8 - 4 आपका नीचे आएगा। तो देखिए 2 - 1 और जैसे मैंने बोला वैसे ही है, इनको माइनस करेंगे -1 आएगा और 8 में 4 जमा करेंगे तो 12 आएगा आपके पास, ठीक है। और नीचे वाली के साथ आपका माइनस का साइन आना है, मैंने ये साइड पे लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आया 6 और इसका आया -1/12, तो आंसर बराबर नहीं ना। पैरेलल के लिए तो M1 का और M2 का आंसर बराबर आना चाहिए, तो हमने कहा हेयर M1 नॉट इक्वल टू M2, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर के लिए आपने क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 6 को मल्टीप्लाई करना था -1/12 के साथ, तो -1 आंसर आना चाहिए था। इनकी कटिंग होगी तो -1/2 आएगा। तो इसका मतलब है M1 डॉट M2 भी करें तो वो भी आंसर -1 के बराबर नहीं दे रहा, वो तो -1/2 आ रहा है। सो इट इज़ नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो आपने कह देना है कि ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इसमें आंसर आपका ये थर्ड वाला बनना है, नोन वाला बनना है आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था, ईजी है, बस स्लोप्स निकाली और लास्ट पे इंग्लिश लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका B वाला पार्ट। इसमें आपने इन पॉइंट्स को नाम दे देना, A का, इसको B का, इसको C का और इसको D का हमने नाम दे दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब स्लोप ऑफ AB का फार्मूला क्या है, y2 - y1 x2 - x1। आप देखें AB के लिए हम लोग काम कर लेंगे, तो y2 क्या है 2 और y1 क्या है 4, तो 2 - 4 आपका ऊपर आ जाएगा और 6 यहाँ भी माइनस का साइन है, ये देखिए ना, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 3 नीचे आपके पास आ जाएगा। 2 - 4 करेंगे तो -2 देगा और 6 + 3 करेंगे तो 9 देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है CD की निकालेंगे तो आपके पास C वाले पॉइंट्स बनने हैं। माइनस माइनस प्लस, 5 में 7 जमा करेंगे तो माइनस का 12 आएगा और 4 में 2 जमा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ये कटिंग करोगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। क्या आपके पास जो ये M1 आया है इसका आंसर और M2 का आंसर जो है बराबर आया है, नहीं बराबर आया है, ठीक है। ये देखिए -2/9 और ये 2 है, तो M1 बराबर नहीं है M2 को। अगर इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 9 आपका बच जाना है, तो ये -1 के बराबर भी नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके। 100 लाइन्स आपके पास ना तो पैरेलल है और ना ही आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ दी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7 - 9। अच्छा, यहाँ आपने एक मेन चीज़ जहन में रख लें, हमेशा अब आपको नेक्स्ट जो है एक पॉइंट दे दिया करेगा और साथ स्लोप दे दिया करेगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है ना, ये वाला फार्मूला काफ़ी ज़्यादा आपको यूज होना है, y-y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। तो देखिए ना, x1 और y1 एक पॉइंट आपको दिया करेगा और एक स्लोप के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है, दी हॉरिजेंटल लाइन। तो मैंने तो आप लोगों को जब स्टार्ट में ही करवाया है तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्या है, हॉरिजेंटल लाइन पे पॉइंट आपके पास है, यहाँ कोई पॉइंट है आपके पास, यहाँ चले समझ लें 7 और -9 है, पॉइंट तो हमें दे दिया, स्लोप का अब हमने सोचना है। हमने कहा था कि इस अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो एंगल अल्फा जो है 0 डिग्री होता है, तो आपके पास एम भी जो 0 होना है, tan अल्फा, और अल्फा की जगह जब हमने 0 पुट किया था तो एम की कीमत 0 आ गई थी। अगर आप पिछला कॉन्सेप्ट याद करें, या मैं पेज पे ही आपको दिखा देती हूँ, कहाँ हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, जहाँ मैंने आपको मेरे ख्याल में कैलकुलेटर पे निकाल के दिया था, जिसमें हमने कहा था कि जब आपके पास लाइन ही पैरेलल हो जाएगी तो वहाँ मतलब आपके पास स्लोप ही क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो देखें, हमने कहा कि यहाँ मैंने निकाला भी हुआ है, चलें यहाँ से देख लेते हैं। एम आपके पास tan ऑफ अल्फा, अल्फा आपके पास जाहिर है, हमने कहा था हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनेगा। अब ये लाइन जो है इस लाइन को टच ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि इनका अल्फा जो है, एंगल जो है वो 0 डिग्री है, एंगल बन ही नहीं आ रहा। तो tan और अल्फा की जगह आपने 0 पुट किया, tan 0 पे आपको 0 आंसर देता है, तो मतलब स्लोप हमें m जो है वो 0 दी है, हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 होती है। तो मैंने नेक्स्ट इंग्लिश क्या लिखनी है थोड़ी सी, आपने इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू पॉइंट हमें ऊपर -7 - 9 दिया हुआ है, हैविंग स्लोप आगे लिख लीजिएगा, स्लोप m = 0। तो देखें y - y1 m x - x1, हमेशा आपके पास m x1 और y1 का आंसर बस होना करना है। y आप ऐसे ही y1 देखें क्या है, ये आपका x1 है और ये y1 है, तो y1 हमारे पास -9 है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस का 9 आपके पास बन गया। m आपके पास 0 है, x माइनस x1 आपके पास क्या है 7, तो x - 7 बन देगा। 0 जब इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरे की पूरी रकम को क्या कर देगा, 0 काट देगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 9 इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ तो ये किसका बन जाएगा, -9 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है बी। पार्ट नंबर बी में हमें क्या कह रहा है, कहता है दी वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन वाला भी काम मैंने आपको बताया हुआ था, हॉरिजेंटल वाला तो हमने उस पर ही कर लिया, तो वर्टिकल वाला मैंने आपको साइड पे काम करवाया था कि इसकी स्लोप जो होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमने कहा वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप आपके पास जो है वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अल्फा आपके पास 90 डिग्री होगा, tan 90 पे हमें इन्फिनिटी वैल्यू देता है। ठीक है, ये निकालना नहीं है, आपने बस लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट जो हमें ऊपर दिया हुआ है, हैविंग स्लोप, आगे लिखना है हैविंग स्लोप, यहाँ लिख लें ये m = इन्फिनिटी। तो आपने ये पुट किया, y1 आपके पास क्या उसने गिवन किया हुआ है 3 और m आपको इन्फिनिटी, x - x1 आपको क्या दिया हुआ है -5, तो एक ये माइनस और एक वो वाला जो ये वाला माइनस, ये माइनस और माइनस आपके पास प्लस का 5 बन गया। ठीक है, अब इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 लिख लेते हैं। जब भी बटे के नीचे 0 हो तो वो आंसर इन्फिनिटी देता है, इसको 1/0 आपने हमेशा लिखना है। जब भी पूरी बुक में आपके पास इन्फिनिटी आ जाए उसको आपने 1/0 रख के फिर याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बाकी आपने ये रहने देना है, 0 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x + 5 आ गया। 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी रकम को 0 काट देगा और आपके पास x + 5 ऐसे आ गया, प्लस का 5 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो बी वाला पार्ट भी आपका ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में हमें क्या कहता है, थ्रू ए हमें पॉइंट दिया हुआ है और हैविंग स्लोप, अब स्लोप की कीमत हमें m की कीमत 7 दी हुई है, तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए हैविंग स्लोप 7 इज y - y1, ये लिख के फार्मूला। y1 देखिए आपके पास क्या है 5, तो y1 की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, m की जगह मैंने 7 और x1 की जगह आपके पास क्या है -6, एक माइनस ये और एक ये माइनस 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 प्लस का 6 आपके पास आ गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 7x बन जाएगा और 7 × 6 = 42 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली y की सारी रकमें उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। दूसरी साइड पहले से आपके पास 7x + 42 मौजूद है, वो पहले लिखें, फिर प्लस का y इस साइड पे आएगा माइनस का y और माइनस का 5 इस साइड पे आके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पहले x वाली रकम लिखी हमने, फिर हमने y वाली लिखी और फिर सादी जो है 42 + 5 आपको 47 दे देगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसने ये कहा हुआ है कि इक्वेशन फाइंड करके दें, हर क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर लें। फिर कहते हैं थ्रू
पॉइंट अब चेंज कर गया और कहते हैं स्लोप उसकी जीरो लेनी है। तो हमने क्या किया, y1 की जगह -3 है, एक ये माइनस और एक ये माइनस, मतलब प्लस का 3 आपने y1 की जगह पुट कर दिया। m उसने कहा है हमें 0, ये देखें ना इधर 0 बोला हुआ है, और x1 आपके पास क्या है 8, हमने वो पुट कर दिया। 0 इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस को 0 कर देगा। प्लस का 3 है, इक्वल की इस साइड पर जब आएगा तो यहाँ -3 बनेगा। तो यहाँ पर डी वाला जो है वो हल। नेक्स्ट हमारे पास ई वाला है, कहता है थ्रू, हमें अब ये पॉइंट दिया हुआ है हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को मैंने कहा जब भी हल करना है 1/0 करके करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में रखने हैं। तो देखिए y1 की जगह हमने 5 पुट कर दिया, m की जगह इन्फिनिटी, और x1 की जगह हमने एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 हमने पुट कर दिया। अब इन्फिनिटी की जगह 1/, पहले 0 लिख लेना, बाकी आपने स्टेप वैसे रहने देना। 0 इस साइड पे क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये रकम आपने वैसे लिखी, ठीक है। 1 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम बन जाएगी। अब 0 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई तो सारी रकम को क्या कर देगा 0 कर देगी। x + 8 आपने इस साइड पे लिख लेना है, प्लस का 8 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का आपका 8 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है f वाला, कहते हैं थ्रू, अब 2 पॉइंट्स दे रहा है। 2 पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बात समझाई थी कि यही लिख के ना, तो m की जगह जो हम लोग y2 - y1 / x2 - x1 आपने बस लिख देना। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगर आपने जहन में रखा हो तो। हमने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ये वाले 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट्स ये होंगे तो ये मैंने आपको समझाना था, मैंने इसलिए लिखा। आपने लिखना, आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। जब भी 2 पॉइंट्स ऐसे ही नाम देते होते हैं, बस आपने इन सारे पॉइंट्स पे y1 y2 y1 x2 x1 और x1 की जगह इनके जो भी ऊपर उसने वैल्यूज दी हैं वो पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए 3 - 1 करेंगे 2 देगा, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, और ये वाला स्टेप और ये वाला आपने भी ऐसे रहने देना है। अब इनकी कटिंग करें, इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 2 1s are 2 और 2 7s are 14, मतलब 1/7 आएगा। 7 आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। जब दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा 7y + 21 बन जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग x वाली कीमत लिखते हैं, फिर y वाली लिखनी होती है। तो इस साइड पे जो है ना आपने ये वाली भी उठा के ले जानी है। तो x + 5 आपका ऐसे ही, और ये प्लस का 7y है तो माइनस का 7y, और प्लस का 21 है तो माइनस का 21 आ गया। तो x - 7y ऐसे ही 5 - 21 करेंगे तो यहाँ से -16 आपको क्या देगा, आंसर देगा। अब नेक्स्ट वाला आपके पास है, कहते हैं y इंटरसेप्ट मैंने दिया हुआ है -7 एंड स्लोप दी हुई है -5। स्लोप हमारे पास है ये वाली जो है -5 दी हुई है, ठीक है। ये नहीं, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू 0 रख लो और y की वैल्यू -7 रख लो, और स्लोप जो है हमें कितनी दी हुई है -5 दी हुई है। ये मैंने पहले क्वेश्चन ना वो लिखते हुए गलती कर ली थी, तो फिर मुझे हल भी उसी तरह किया, फिर इसको रेज देखें नीचे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, फिर रेज करना पड़ा। अक्सर होता है जब जाहिर है इतना ज़्यादा लिखना होता है बंदा थक भी तो जाता है। तो y - y1 m बराबर है m × x - x1। अब देखिए m की जगह तो हमने -5 पुट करना है, ये मैंने -5 पुट किया, और y की कीमत y1 की कीमत है -7 और x1 की कीमत है 0। तो y1 की जगह मैंने 7 पुट कर दिया और x1 की जगह 0, ठीक है। ये एक ये माइनस है, एक ये माइनस, इसलिए मैंने प्लस का लिखा हुआ है। अब देखिए -5 को x से करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -5 को जब 0 से करेंगे तो 0 करेगा, तो 0 अगर लिखना है लिख लें तो रहने दें, ठीक है। अब x की कीमत माइनस की, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है आपने, ठीक है। जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, -5x + y + 7 = 0 आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एज वाला, कहते हैं x इंटरसेप्ट जो है -3 है, तो मतलब x की वैल्यू आपने -3 रख लेनी है, एंड y इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास 4 है। अब देखिए हमें पॉइंट स्लोप असल में इसमें काम दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फार्म दी हुई है, और पॉइंट स्लोप फार्म जो है उसको मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी होती है, x/a + y/b वाला आपने काम इसमें करना है, ठीक है, = 1। तो x इंटरसेप्ट मतलब कि ए की फिर कीमत है आपके पास। अगर तो पहले वाला काम होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट अकेला दिया होता और साथ एम की कीमत दी होती तो हमने पिछला काम करना था। अब आपको जब इंटरसेप्ट्स दिए होंगे, दोनों ही दिए होंगे, तो मतलब ए बी की कीमत वो आपको दी होनी है। तो आपने कहना इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -3, 4 इज x/a + y/b = 1। ए की जगह क्या पुट करना है -3 और बी की जगह क्या पुट करना है 4, तो ये मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 4 3 12 होता है। अच्छा ये माइनस जो है ना, इसको आपने पहले ही ऊपर यहाँ ले जाना है, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा कर देना है। तो 4 3 12, इसका 12 एलसीएम बनेगा। 3 का भाड़ा बनेगा 12 है, 3 4 भाड़ा होता है 4 है, उस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। फिर 4 को आपने फिर टेबल पढ़ना है कि 12 है तो 4 3 12 होता है, 3 है, 3 को ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y बन जाएंगे, 3y आपके पास बन जाएगी = 1। 12 इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 12 ही हो जाएगा, ठीक
है। नेक्स्ट आपने एक्स और वाई को अरेंज करके लिखना है। एक्स वाली रकम का साइन ही नेगेटिव है तो ये सारी रकम उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो पहले एक्स वाली लिखनी है, इस इधर माइनस की, इधर आके प्लस की, ये प्लस की है, इधर आके माइनस की, और 12 तो पहले इधर पड़ा हुआ तो वो प्लस का ही है तो आपने अरेंज करके लिख देना 4x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका आई वाला पार्ट है, कहते हैं x इंटरसेप्ट -9। x इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू आपने -9 रखनी है और y की वैल्यू उसने गिवन नहीं की हुई, मतलब y की जगह आप 0 रखोगे एंड स्लोप -4 और m की कीमत -4। जहाँ x इंटरसेप्ट भी दे देगा और y इंटरसेप्ट भी दे देगा वहाँ आपने a b समझना है, लेकिन जहाँ आपके पास एक इंटरसेप्ट दिया होगा वहाँ से आपने पॉइंट बनाना है और साथ स्लोप उसने गिवन की होनी है आपको, ठीक है। तो आपने फार्मूला लिखा y - y1 बराबर है m × x - x1 वाला, ठीक है। अब देखें x सबसे पहले y, तो ऐसे y1 की जगह आप क्या पुट करोगे, y1 की कीमत है 0 तो वो 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास m है, m की कीमत क्या है -4, मैंने -4 पुट कर दिया। x आपका ऐसे ही एक माइनस ये और एक x1 में ये वाला माइनस होना है तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 9 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट दिए हैं वहाँ से x1 y1 है आपके पास और एक m की कीमत है। नेक्स्ट देखें y यहाँ से बच जाएगा और -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x हो जाएगा, माइनस प्लस -4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने सबसे पहले x वाली कीमत लिखनी होती है, प्लस की होनी चाहिए, तो हम दूसरी साइड पे ले गए, प्लस का 4x बन गया और उस साइड पे पहले y पड़ा हुआ था तो प्लस y और माइनस का 36 भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ तो प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकेंड वाला, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। सबसे पहले ना पहले पॉइंट्स तो देखें ना, उसने कहा है कि ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब एक सेगमेंट आपने बनाया है, कौन से दो पॉइंट्स को जोड़ के, लाइन सेगमेंट एक बनाया है हमने ए बी को जोड़ के। उसने कहा है आपने किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि जो आपने लाइन बनाई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी लाइन में हम लोगों ने फाइंड करनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। कहता है ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखें हमें पता है कि एक इक्वेशन देखें ना, अगर आपके पास यहाँ ऊपर भी आपने क्वेश्चन किया है तो आपके पास दो पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट है आपके पास और एक स्लोप हो तो फिर ही आप कर सकते हो। अब हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसने क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपने बनाना है ना इसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ना इसने हमें इसके लिए स्लोप दिया है, ना इसने हमें इसके लिए पॉइंट दिया है, लेकिन उसने हमें बता तो दिया ना कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो फिर समझे कि ये वाला आपका जब दो बराबर हिस्सों में है तो ये वाला पॉइंट आपके पास असल में क्या है, सेंटर है। और सेंटर जो है हम लोग किस तरह फाइंड कर लेते हैं, मिड है, मतलब कि इन दो पॉइंट्स का मिड है। तो मिड कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। तो यहाँ से चले सी वाला पॉइंट आ जाएगा। अब फिर मसला रह जाना कि स्लोप कैसे फाइंड करें। स्लोप हमने कहा है कि अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो एक लाइन की स्लोप जो होती है वो दूसरी लाइन की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो देखिए इस लाइन के हम लोग स्लोप निकाल लेंगे ना, उसके साथ माइनस का साइन लगा के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इस वाली लाइन की आपके पास स्लोप भी आ जाएगी, ठीक है। तो सेवन वाले क्वेश्चन में आपका मेन कॉन्सेप्ट ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ना हमारे पास उसकी स्लोप है ना हमारे पास उसके लिए पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के पॉइंट फाइंड करेंगे। और दूसरा काम ए बी से स्लोप फाइंड करें। अब ए बी का कोई ना कोई मकसद था ना जिस वजह से इसने पुट किया हुआ है, तो ए बी को यूज़ करके तो वो क्या कहते हैं, ए बी को यूज़ करके तो ये सी वाला पॉइंट निकाल लेंगे और फिर ए बी को यूज़ करके तो मतलब ए बी की स्लोप निकाल के ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके तो इस लाइन का जो है वो स्लोप निकाल लेंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट एंड स्लोप, ये मैंने जानबूझ के लिखा, आपने उधर नहीं लिखना है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मैंने ये बस काम करना है पूरे क्वेश्चन में। तो मैंने कहा लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी देन सी ऑफ एक्स वाई आपके पास इसके बराबर आएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास, ठीक है। अब देखिए x1 और x2 आपके पास क्या है, ये x1 है और ये x2 है, तो 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, मैंने यही लिखा है। फिर 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। तो आपने बस क्या किया, x1 x2 y1 y2 की जगह इनकी वैल्यूज। नेक्स्ट जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 12 बन जाएगा और दूसरे वाला देखें ना आपके पास 12 भी बनेगा। 9 में 3 ऐड करें तो आपके पास 12 और 8 में आप लोगों ने 5 ऐड करना है तो आपका 13 हो जाएगा। तो बस आपने प्लस करके ये चीज़ बना ली है। नेक्स्ट हम लोग कटिंग करेंगे, 2 6 8 12 तो यहाँ 6 बन जाएगा और 13/2 आपका ऐसे ही। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, किस
कौन सा पॉइंट फाइंड किया है? ये वाला पॉइंट फाइंड किया है। अब हम ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो इस लाइन का आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसने हमें यही दिया हुआ था। हमने कहा स्लोप ऑफ ए बी। अब देखिए ए में क्या है और बी में क्या है, पहले ये वाले पॉइंट्स लिख ले, बुक से देख के लिख लेते हैं। 7 वाले क्वेश्चन में 3 5 है आपके पास, 3,5 और बी वाले में हमारे पास क्या है 9,8। ठीक है, 9,8। अब देखिए स्लोप हमें पता है m जो होती है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होती है। तो y2 में आपके पास क्या है 8 और y1 में क्या है 5। तो 8 माइनस 5 आपने ऊपर लिख लिया और नीचे क्या लिखेंगे 9 माइनस 3 आपने नीचे लिख लिया। अब 8 माइनस 5 करेंगे 3 आएगा और 9 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 1/2 आपके पास क्या आ गई स्लोप आ गई। अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अब हमने बस उसको बता देना इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लफ्ज़ लिखने का मतलब है कि हम लोग जो है इस लाइन की स्लोप निकालने लगे, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू पॉइंट, ये हमने जो निकाला है एंड स्लोप जो हमने निकाल लिया है। अब देखें यहाँ वही बात आ गई कि मैंने आप लोगों को बोला था ये तो स्लोप आपके पास ए बी की आई है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी डी जो है मैं लिखना यहाँ भूल गई थी, इसलिए मैंने साइड पे लिखा था। स्लोप ऑफ सी डी आपने कैसे लेना है, नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लगाना है, 1 ओवर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ये जो आपके पास m1 स्लोप है। तो m1 आपके पास क्या है 1/2 और नेक्स्ट जब आपको पता है कि बटे के नीचे यहाँ अगर आपके पास फिर बटा दे तो इसको उल्टे तो आपके पास ये 2 आता है ना, -2 आपके पास ये आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिखना है कि थ्रू स्लोप -2। ठीक है, यहाँ -2 आपने लिख लेना है। ये ज़्यादा ही गंदा हो रहा है काम, चले ये जी -2 हमने लिख लिया। ठीक है, इक्वेशन लिखी y माइनस y1 m x माइनस x1। देखिए y1 आपके पास 13/2 है, मैंने इसकी जगह पुट कर दी। m मेरे पास -2 है और x1 मेरे पास 6 है, बस मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, ये -2 सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना। ज़ाहिर है 2 को आप इस साइड में लेके जा सकते हैं जब तक यहाँ एक रकम नहीं बन जाती है। एलसीएम इसका 2 आएगा, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y ऊपर आ जाएगा, 2 से काट गया तो -13 साथ ऐसे आ जाए। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ तो -2x बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और -+2 6 आ रहा आपके पास कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 2 को उस साइड पे मल्टीप्लाई करना है। 2y माइनस 13 आप ऐसे ही 2 2s are 4 तो -4x, 2 12s are 24 आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए x वाली रकम पहले लिखनी है, माइनस की इसको उठा के ये दोनों रकमों को उठा कर दूसरी साइड पे लेके जाएं। पहले देखिए x वाली लिखी 4x आपके पास बन गया, उसके बाद चाहे आप पहले y वाली लिख लें मतलब 2y लिख लें और उसके बाद फिर आपने क्या लिखा -13 और -20 मतलब ये दोनों टर्म्स को उठा के 4x को साइड पे ले गए, इस साइड पे माइनस का तो इधर प्लस का, ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो गया। पहले मैंने x वाली लिखी फिर यहाँ y वाली लिखी और -24 और -13 माइनस प्लस 24 में 13 जमा करेंगे तो 37 आपके पास आएगा और ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमें पास है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ द मतलब एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू -4 -6। वो वाली लाइन है जिसके लिए आपके पास पॉइंट क्या है -4, -6 है एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/4। कहता है कि आपने इक्वेशन जो है फाइंड करनी है लाइन की जिसके लिए पॉइंट तो आपको गिवन है लेकिन वो इक्वेशन लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसकी स्लोप ये वाली है। तो मतलब फिर इस लाइन की स्लोप तो नहीं आती हुई। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये चले, इसको नहीं हम लोग मानते, इसको मान लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास पॉइंट है -4, -6। ठीक है, उसने कहा था फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये वाला पॉइंट है हमारे पास एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, और एक लाइन है जिसपे ये क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि आपने ऊपर वाले लेना है, 90 का एंगल बन रहा है, एक किसी एक को सपोज कर लें। एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप मतलब कि दूसरी लाइन है जिसकी स्लोप आपके पास ये है। तो पॉइंट तो हमारे पास है लेकिन स्लोप को हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ना है। तो हमने कहा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हमें उसने कहा -3/2 है, तो हमें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी वो हमारे पास माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल। मैंने -1/, नहीं लिखा, मैंने माइनस का साइन बाहर लगाया और इसको उलट दिया है। मतलब देखिए -3/2 था तो -2/3, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप फिर ऐसे करें माइनस आपका
1 जो स्लोप आपको दी हुई थी वो क्या दी थी -3/2 माइनस माइनस तो प्लस हो गए, इसको उलट दे 2/3 आपके पास। दोनों तरीकों से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मेरे पास स्लोप भी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू हमने कहा ये वाला पॉइंट और ये स्लोप जो है इसके साथ आप क्या करोगे, y1 की जगह आप -6 पुट करोगे, m की जगह आप क्या पुट करोगे 2/3 और x1 की जगह एक माइनस ये और एक ये माइनस 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 प्लस का 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, जब इसके साथ होगा 3y हो जाएगा और 3 जब 6 से होगा तो 18 हो जाएगा। 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा, 2 4 ज़ार आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले x वाली रकम होनी चाहिए थी, x वाली पहले ही प्लस की है तो फिर ये सारी रकमें उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ, तो माइनस का 3y माइनस का 18 हो जाएगा। 2x मतलब पहले x वाली लिखी फिर आपने y वाली लिखी, 8 में से 18 निकालें तो माइनस का 10 आपके पास आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आगे आप लिख सकते हैं इस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 9, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहता है इक्वेशन फाइंड करें लाइन की थ्रू, अब फिर हमें पॉइंट दे रहा है, कहते हैं एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप। देखिए परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया जाता है और पैरेलल लाइन में m1 बराबर होती है m2 की, उसका कुछ भी नहीं आपने करना है। मतलब आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, आपको स्लोप भी दी हुई है। तो हमने कहा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, m हमारे पास -25। आगे आपने वही काम लिखना है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू 11 - 5 एंड m इज इक्वल टू -20। तो देखिए y1 आपके पास क्या है -5, एक माइनस ये और एक फार्मूले माइनस माइनस प्लस का 5। m आपके पास क्या है माइनस का 24 और x1 आपके पास क्या है 11 है, ठीक है। नेक्स्ट आपने -24 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो देखिए कैसे हम लोगों ने किया है, -24 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। आप देखिए x वाली रकम जो है माइनस की है तो ये y +5 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है। अच्छा ये माइनस किया तो मतलब इस वाली को उठा के दूसरी साइड पे, इसको प्लस का करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो 24x। उसके बाद आपने y वाली मैंने लिखी हुई है, फिर ये सादी और ये भी प्लस की जब दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। पहले x वाली लिखी फिर y वाली लिखी, इन दोनों को आपस में हल किया, क्या आंसर देगा 259। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर जो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा देखिए हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि y बराबर है mx + c, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने कहा था आपने क्या करना है x/a, मतलब जिसमें दोनों इंटरसेप्ट्स a और b दिए होने हैं, x/a + y/b इज इक्वल टू वो वाला। और नॉर्मल फॉर्म मैंने बताया था x cos α + y sin α इज इक्वल टू p वाला, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी है, आपने बस एक दफ़ा सही से याद कर लेना है तीनों इक्वेशंस, उसके बाद आपके लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हल करना मुश्किल नहीं है। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कि एक साइड पे आपने y रखना है, उसके फ़ौरन बाद x और फिर c। तो देखिए ये इक्वेशन हमने लिखी, इक्वेशन में देखिए मैंने पहले y वाली रकम जो है एक साइड पे रखनी है, तो देखिए -y के साथ माइनस का साइन है ना, इसको उठा कर दूसरी साइड पे ले जाओ तो प्लस का 4y बन जाएगा, ठीक है। y वाली रकम को उठा के ले गए, दूसरा आपके पास 2x + 11 उसी साइन के साथ रहेगा। बस मैंने ये 4y का में उठा के उस साइड पे ले गई थी, लेकिन मुझे पता है जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लिखना इस साइड पे होता है, ठीक है। माइंड में ये वाला थोड़ा काम करते होते हैं। अब देखिए y के साथ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, तो ये 4 के साथ आपने सारी इक्वेशन को क्या ऐसे करें कि 4 आपके साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x के नीचे भी डिवाइड हो गया, 11 के नीचे भी डिवाइड हो गया, 2 1 = 2 और 2 2 = 4। तो मतलब ऊपर आपका क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2, 1/2x आपके पास, ठीक है, 1/2 और ये 11/4 आपका एज इट इज। तो ये आपकी बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 लाइनों में आपकी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इसमें आपने गौर करना है, जैसे पहले वाले में आपने हर सवाल में y ही एक साइड पे रखना है, इसमें हर सवाल में लास्ट पे पहले 1 बना लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिखा 2x - 4y और प्लस का 11 है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाओ तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को -11 से आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है। अब देखें आपके पास क्या बनेगा, इसकी कटिंग नहीं होती है, इसकी कटिंग जो है, कटिंग चले बाद में करते हैं, कटिंग इसकी भी नहीं होती है, 4 11 की भी नहीं होती है, इसकी कटिंग हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 11 1 * 11। अब इसको लिखने का तरीका होता है, देखिए ना ऊपर अकेला x और अकेला y है, तो ये जो आपके पास 2 है इसको डिवाइडेड बाई 2 नीचे लिख लेना है। मैंने बताया था डिवीजन से जब मल्टीप्लाई में जाते हैं तो रकम उलट जाती है, तो ये उल्टी हुई है, इसको सीधा आपने काट दिया, ठीक है। अब ये 4 भी 11 के यहाँ आ जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म बनानी है, नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास जो है 3 4 स्टेप्स हैं, तो उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है।
सबसे पहले आपने कांस्टेंट को हमेशा दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। कांस्टेंट को जो ही आप दूसरी साइड पे ले जाओगे उसके बाद कांस्टेंट के साथ साइन प्लस का होना चाहिए। तो आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। जाहिर है ये प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो प्लस के आंसर है वो माइनस के, जो माइनस के वो प्लस के। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपने ढूंढना होता है कि किस चीज़ के साथ जो है हम लोग डिवाइड करें। उसका तरीका क्या क्या होता है, ये पहले वाला वेरिएबल पकड़ो -2, ठीक है, इसके साथ माइनस भी लगा लीजिएगा, उसका स्केयर प्लस दूसरे वाले का स्केयर उसका अंडर रूट। अब -2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा और 4 पावर 2 लेंगे 16 में 4 ऐड करेंगे 20 और 20 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे देख लें, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। कैलकुलेटर पे देखें ना 20 का अंडर रूट हमारे पास आएगा 2√5, तो ये आपके पास 2√5 आ गया। तो हमें मिल के आ गया हमने किस चीज़ के साथ डिवाइड करना है। तो इन तीनों का हमने क्या किया, हमने कहा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2√5। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, हर एक को जो है 2√5 के साथ क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब 2 के साथ 2 कट गया, 2 2s are 4 और बाकी कटिंग नहीं होगी। तो ऊपर -x या कह लें -1/√5 बच गया और ये साथ x, ठीक है, प्लस ऊपर 2/√5 मैंने वो लिखा y और ये वाली आपकी टर्म वैसे बच गया। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आपके पास जो होती है नॉर्मल फॉर्म वो कौन सी होती है कि x cos of alpha प्लस y sin of alpha इज इक्वल टू p होता है। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, ये तो बराबर होगी। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो cos अल्फा किसके बराबर आएगा, इस वाले के बराबर आएगा -1/√5 के, और y के बराबर y तो मतलब sin अल्फा यहाँ किसके बराबर आएगा, जो यहाँ रकम बच रही है वो 2/√5 के, और p किसके बराबर आएगा, इस रकम के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है हमने इसमें पढ़ लिया हुआ है कि एंगल जो हमने रखना है ना, हमने सिर्फ 0 से लेके कहाँ तक रखना है, 180 तक रखना है, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है। अब आपने इसमें देखें पहले में सारे प्लस के होते हैं, दूसरे में आपके पास साइन प्लस का होता है, ठीक है। तो आपने नेगेटिव वाली वैल्यू को हल करना है, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू को आपने कहना है कि एज कॉज ऑफ एल्फा इज नेगेटिव एंड साइन ऑफ एल्फा इज पॉजिटिव सो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जाहिर है सेकंड वाले में बताया साइन बस प्लस का होता है और साइन की जो आपके पास है कोसेकेंट जो होता है वो साइन का उलट जो होता है वो बस प्लस का होता है। तो कॉज मतलब फिर सेकंड में नेगेटिव हो, कॉज नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, सो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका भी हमने जो है ना उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं। अच्छा देखिए आपने अब क्या करना है, नेगेटिव वाले एंगल को हल करना है। कॉज दूसरी साइड पे जाएगा, कॉज इनवर्स -1/√5 बन जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे आपने कैसे लिखना है, -1 डिवाइडेड बाय √5 आपने लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ आंसर देगा, उसका हमने क्या लेना था, कॉज इनवर्स, शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर, तो आपको देगा 116.56 दे रहा है, उसको राउंड ऑफ करके हमने 57 लिखा है। तो ये आपके पास एंगल आ गया, ठीक है। अल्फा की कीमत आ गई। अब ये जो अल्फा की कीमत है ना असल में आपने इस वाली में पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक्स आपका ऐसे ही हमने लिखा, कॉज अल्फा की जगह जो हमने आंसर निकाला वो पुट कर दिया। ये वाली फॉर्म बनानी थी ना नॉर्मल फॉर्म हमने, फिर आपके पास वाई ऐसे ही और इस अल्फा की जगह आपने ये पुट कर दिया और पी की कीमत जो आपके पास थी वो आपने, तो मतलब नेगेटिव वाले से आपने आंसर लिखना है। अगर पॉजिटिव वाले से देखते हैं तो पॉजिटिव वाला आपका 2/5 है, 2 डिवाइडेड बाय √5 या आपके पास आ गया, उसको पॉइंट में लिखा, उसके बाद इसका लेना है साइन, शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, तो ये आपको डिफरेंट देता है। आपने नेगेटिव वाली वैल्यू को इसमें हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 4x + 7y - 2 = 0। सबसे पहले तो हमने बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। तो y वाला यहाँ प्लस की, इसको इधर रहने देते हैं x वाली और सादी उठा के दोनों दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि y के फौरन बाद x वाली रकम होनी चाहिए, तो पहले x वाली लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास y अकेला होना चाहिए कि 7 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर इधर आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसकी कटिंग नहीं होती, तो ये आपके पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। फिर हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। तो मैंने कहा था आपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 1 पहले बनाना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को उठा के जो है आप दूसरी साइड पे ले गए, फिर आप इसको खत्म करके 1 बनाना है, तो 2 के साथ पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ 2x आपके पास आएगा और यहाँ 7y/2 आपके पास आएगा, ये इससे काट गया तो यहाँ आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसके साथ देखिए ना इक्वेशन को भी देखिए, ऊपर x होना चाहिए।
अब आपके पास x समझे कि नीचे आपके पास 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिखा हुआ है ना, तो आपके पास 1/2 पहले था, तो फिर जब डिवीजन से मल्टीप्लाई में गए तो ये ऊपर चला गया है ना। अगर नीचे 2 होता तो फिर ऊपर तो नहीं लेके जा सकते हैं, तो आपने इसको 2 को जब नीचे लिखना है तो 1/2, और ये 7 को यहाँ पहले एक वर्ड लिखा हुआ है मतलब 2 लिखा हुआ है, 2/7 आपके पास बन जाएगा। तो ये आपकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी बनानी थी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या है, x cos ऑफ एल्फा प्लस y साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p। अभी जो हम लोगों ने काम किया है, सबसे पहले आप कांस्टेंट इस साइड पे लेके आए हो, फिर आपने देखा इसके साथ प्लस का ही साइन है, प्लस का ही है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर इनको खोला, 16 प्लस 49, यहाँ से 65 आया। हमें मिल गया कि हमने 65 के साथ इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो इस सारी इक्वेशन को हमने 65 पे देख लें डिवाइड कर लिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ y भी आता था, छूट गया हुआ है। अब आपने जब डिवाइड कर ली, इसकी कटिंग नहीं होती क्योंकि अंडर रूट में ये सादा है। अब आपने कंपेयर करना है इसके साथ, तो देखिए x जो है x से कंपेयर हो गया, cos अल्फा आ गया इसके बराबर, तो मैंने लिख दिया cos अल्फा इसके बराबर है। फिर आपके पास y वाला जो है y के बराबर, तो साइन अल्फा आ गया 7/√5 के बराबर, और p की कीमत आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है। अब फिर आपने cos वाले को भी हल करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि देखिए एज एल्फा, अब आपके पास cos का आंसर भी प्लस में आया और साइन का भी आंसर प्लस में आया, तो हमें तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू साइन cos tan सारे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमने कहा एज एल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर आपने क्या किया, cos इनवर्स दूसरी साइड पे ले गए, ये बन गया। अब आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले क्या करना है, देखें आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65, अगर आपको सही से नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये आपके पास आएगा। उसके बाद उसका लेना है cos इनवर्स, तो आपने शिफ्ट cos इनवर्स ऊपर लिखा गया है ना, उसके बाद आपने आंसर ये वाला आंसर वाला जो बटन इसको प्रेस करना है और फिर इक्वल वाले बटन को प्रेस करना है, तो आपके पास 60.25 आएगा। तो हमारे पास 60.25 को राउंड ऑफ करके 260 डिग्री आपका बन गया। इसको बस आपने अब इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एल्फा है वहाँ वहाँ आप पुट करेंगे, और एल्फा की और पी की लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाली फॉर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है। देखिए एक्स ऐसे, कॉज ऐसे, एल्फा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, वाई ऐसे, साइन ऐसे, एल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी, और पी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, कहते हैं 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, y बराबर है mx प्लस c। तो y वाला पहले यहाँ प्लस का अरेंज करके इसको बाद में लिखेंगे जब ज़रूरत होगी, तो y पहले ही प्लस का, इसको एक साइड पे रहने दें, x वाली और सारी रकम उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, तो माइनस 8x है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 8x, और प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे आकर माइनस का 3, ठीक है। अब इस साइड पर अकेला y चाहिए, तो 15 के साथ आपने दोनों को डिवाइड कर दिया। इसकी इसके साथ कटिंग नहीं होती, लेकिन इसकी इसके साथ कटिंग होती है, 3 1s are 3 और 3 5s are 15, तो आपका ये y ऐसे ही, ये वाली टर्म भी ऐसे, और यहाँ -1/5 आपका बन गया, ठीक है। ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब हमने बनानी है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो पहले 1 बनाते हैं। हमने क्या किया, सवाल में कॉन्स्टेंट को पहले दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ 1 बनाना है, तो -3 के साथ इस सब को डिवाइड करना है, ये हमने सब के साथ डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस आपके पास क्या ये हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास प्लस का x हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमें x के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो आपने 8 को नीचे उठा के ले आना, प्लस का 3/8 बन गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये प्लस आपका ऐसे ही, ये इसकी कटिंग करें, 3 इसकी कटिंग वैसे हो जाती है, 3 5s are 15, लेकिन मैंने क्या किया, 15 को पहले नीचे लेके इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसका आपने एक स्टेप कर लेना है, 3/8 प्लस y ओवर क्या बनेगा, -1/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है कि दरमियान में आपने प्लस ही बनाना है तीनों क्वेश्चंस में, ठीक है। मुझे लगता नहीं पहले मेंशन किया है, लेकिन आपने दरमियान में प्लस ही रखना है, जैसी फॉर्म है जिस साइन के साथ है वैसे ही आपने बनानी है। फिर नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने क्या करना है, फिर कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए, उसके बाद मैंने कहा था यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाए। अच्छा अरेंज नहीं था, अब अरेंज भी कर लें, एक्स वाली को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस की बन जाएगी, ये प्लस की है, वाई वाली तो ये माइनस की बन गई, और ये भी प्लस की आपकी बन गई। अब देखिए किसके साथ डिवाइड करना है, 8 का स्केयर लें और -15 का स्केयर लें। 8 का स्केयर लेंगे 64 और 15 का लेंगे 225, इन दोनों को ऐड करेंगे 289 17 का स्केयर बन गया, तो मतलब 17 के साथ हमने इस पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड करना है, तो हमने इस सारी इक्वेशन को 17 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कहना बाय कंपेयर विद x cos ऑफ एल्फा प्लस y sin ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p के साथ, ठीक है। अब देखें x आपका ये x से बैलेंस हो गया, तो cos ऑफ एल्फा 8/17 देगा, तो cos ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 8/17, और sin ऑफ एल्फा किसके बराबर देगा, -15/17 के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया sin ऑफ एल्फा, और p आपके पास 3/17 के बराबर आएगा, ये स्टेप नहीं आपने करना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है,
देखिए ना कॉस का आंसर प्लस साइन में दे रहा है और साइन का आंसर जो है माइनस में दे रहा है, तो हमें पता है यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन और यहाँ कॉस पॉजिटिव। तो कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हालांकि हमने तो पढ़ा है हमने 2 क्वाड्रेंट तक रहना है, तो इसका भी हम लोग फिर बाद में ना हल कर लेंगे इस चीज़ को लास्ट पे। तो पहले तो आप कॉस वाले को हल करिए, कॉस दूसरी साइड पर जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा 8/17। देखिए अब आपने कैसे करना है, 8 डिवाइडेड बाई 17 पहले कर लेना है, इसका पॉइंट भी आंसर आपका ये आ गया। फिर शिफ्ट दबाना है, फिर कॉस दबाना है, तो कॉस इनवर्स लिखा जाएगा। उसके बाद आपने आंसर पे ये वाला आंसर वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर इक्वल वाले बटन पे क्लिक करना है, तो 61.92 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, हमने मेंशन भी ऊपर किया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो नहीं हमने जाना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब चला जाता है तो मतलब 360 एंगल हो जाता है, तो फिर आपने 360 में से माइनस करवा देना है ताकि आप फर्स्ट या सेकंड में जाओ। तो 360 में से आपने इसको माइनस करवाया, 289.07 आपके पास आ गया। अब अल्फा की कीमत यहाँ पुट कर दे और साथ ही पी की काट देंगे, तो आपके पास ये वाली आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर जो है 11, कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। इस तरह का हमने वैसे पहले भी कर लिया है, उसमें ना वैसे हमें पॉइंट्स दिए होते थे, अब हमें लाइंस दी हुई हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ना वहाँ आपके पास कौन सा क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था पैरेलल, परपेंडिकुलर और नॉट। आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, उसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हम लोग दोनों पॉइंट से स्लोप्स निकालते थे। यहाँ आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ भी स्लोप वाले काम करना है। ये देखिए कैसे हमने किया है, पहली इक्वेशन जो है इसमें से हमें पता है y बराबर है mx प्लस सी वाला, ये वाला काम जो है ये हमने सीख लिया हुआ है, mx प्लस सी वाला, तो वो वाला काम करेंगे। y की साइड पे रहनी है, पहले x वाली इस साइड पे जाकर माइनस की होगी, ये माइनस की, ये प्लस की होगी। तो यहाँ से पता चला m1 के आंसर क्या है, -2। ठीक है, मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है। उसके बाद y वाली यहाँ रहने दे, 4x को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा। अब y अकेला होना चाहिए, तो 2 के साथ डिवाइड करें। अब देखिए 2 2s are 4 और -2x प्लस 5/2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, -2x प्लस 5/2। ठीक है, अब आपने कहना बाय कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस सी, तो x के साथ हमें m ही बस चाहिए, तो आपने यहाँ से लिखा m जो है -2 के बराबर, और यहाँ से भी m किसके बराबर है, -2 के बराबर। स्लोप्स कब आपके पास बराबर होती है, जब वो क्या हो, लाइन्स क्या हो, पैरेलल हो। बस इतना सा काम आपने इसको मेंशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका करते हैं पार्ट नंबर बी। कहता है कि ये एक इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया है। y वाला आपके पास एक साइड में, पहले बस ये 3 को खत्म करना है, 3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से m की कीमत क्या आएगी, 2/3, ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है यहाँ। ठीक है, इसी तरह आपने y वाली ये इधर रहने दी, -3x प्लस के उठा के इधर लेके माइनस का, ये माइनस के इधर आकर प्लस का हो गया। अब 2 के साथ आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो देखो ना यहाँ कटिंग हो रही है, 2 4s are 8, तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से स्लोप जो है -3/2 आपके पास आएगी। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको पीछे बताई हुई थी, सेम रकमें हैं। 2/3 ये उलट हो गया, 3/2 हो गया, तो मुझे पक्का पता है कि परपेंडिकुलर हो जाना है क्योंकि कटिंग हो जानी है, -1 बच जाना है। ठीक है, हमने कहा सीन्स बराबर तो नहीं है, तो हमने कहा m1 डॉट m2 जब करेंगे, m1 में 2/3 और m2 -3/2 है, तो 3 के साथ 3 काट गया, 2 के साथ 2 काट गया, ये -1 आपके पास बच गया। देयरफॉर द गिवन 2 लाइन्स आर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे सी वाला इसका पार्ट। सी वाले में हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं। पहले आप लोग क्या करेंगे कि y वाली जो है रकम एक साइड पे, ये वाली दोनों उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जाहिर है प्लस का माइनस को हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये 4 को खत्म करना है, 4 के साथ आपने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ आपने देखिए y वाली रकम प्लस की होनी चाहिए, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ और x -7 इधर ही रहने दो। 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दिया हमने इधर। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट जो है इसकी कटिंग करें, यहाँ से -1/2 बच जाएगा, ये 1/4 आपका ऐसे रहेगा, और ये वाली बी इक्वेशन आपकी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है, बस कटिंग करके -1/2 1/4 ऐसे, और ये बी इक्वेशन वैसे लिख दी है। अब यहाँ से m का आंसर -1/2 है और यहाँ से भी आपका 1/2 है। तो यहाँ आपने क्या कहना है, देखें अगर तो 2 होता है ना फिर भी आपने कटिंग काट लेनी थी, तो आपने कहना बाय कंपेयरिंग विद, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, तो इनके आंसर्स बराबर हैं क्योंकि माइनस का फर्क आ रहा है, और ना ही इनको मल्टीप्लाई करके -1 बनना है। सो 2 लाइन्स नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, आपने इस तरह का इसको जवाब दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, हमें मतलब पॉइंट दे दिया हुआ है, एंड पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, कहते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, मतलब पॉइंट इस इक्वेशन का दे दिया हुआ है और इसके
पैरेलल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, तो मतलब इस इक्वेशन से पैरेलल में स्लोप्स बराबर होती हैं, तो मतलब पॉइंट हमारे पास है, इस वाली लाइन से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले हमने इसको लिखा माइनस का 7y, इसको उठा के दूसरी साइड पर लेके जाना, प्लस का 7y बन जाएगा। ये इधर इसी साइड पर रहने देनी है, इन्हीं साइंस के साथ इधर पड़ी हुई है, ठीक है। 7 के साथ डिवाइड करें। अब हम आपको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल mx प्लस c, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आनी है 2/7। अब हमारे पास ऊपर पॉइंट भी है और हमने स्लोप भी फाइंड कर लिया, तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4,7 हैविंग स्लोप m बराबर है 2/7, इसमें हमने पुट करना है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए m की कीमत तो 2/7 है, ये हम पुट कर देंगे। y x1 है -4, एक ये माइनस एक ये माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा, और y1 की कीमत क्या है 7, तो मैंने ये पुट कर दी। नेक्स्ट 7 आपके पास साइड पे डिवाइड हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दे, 7y से होगा 7y और 7 7 49 हो जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 4 8 हो जाएगा। अब ये वाली रकम उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है, फिर ये दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब देखिए 2x मतलब पहले x वाली लिखो फिर y वाली लिखो, और 8 प्लस 49 आपको कितना देगा 57 आपको देगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की क्या आ गई है इक्वेशन आ गई। आपके पास है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये हमें मतलब पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए बी। जब परपेंडिकुलर कर देगा तो हमें पता है यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इस इक्वेशन की आपके पास बन जाएगी। तो हमने कहा ये हमें ए बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास ये फार्मूला है। y2 देखिए आपके पास क्या है 7 और y1 क्या है -8, तो ये माइनस भी तो फार्मूले में है ना, 7 प्लस 8 आपका ऊपर बन जाएगा और 10 प्लस 15 आपका नीचे बन जाएगा। अब देखिए 7 में आप 8 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 15, और 10 में ये ऐड करेंगे 25, 5 3s आर और 5 5s आर, तो मतलब 3/5 आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई। अब हमने तो दूसरी लाइन की निकाली, तो हमने कहा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ये वाली स्लोप। तो आपको पता है माइनस का साइन और इसका उलट कर दो तो 5/3 आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास पॉइंट भी और स्लोप भी है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू, ठीक है ना, ऊपर उसने पॉइंट दिया हुआ था ना, हमने बस अगले हिस्से को हल करके स्लोप निकाल लिया, तो पॉइंट तो है हमारे पास। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू -5/, तो m की जगह ये -5/3 पुट करेंगे, x1 की जगह आपने 5 पुट करना है और y1 की जगह आपने 8 पुट करना है। ये पुट करने के बाद 3 साइड पे डिवाइड और इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करो, तो 3y और 3 8s आर 24 आपके पास बन जाएगा। -5 को x से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5s आर 25। अब ये x की रकम माइनस की सारी को उठा कर दूसरी साइड पे ले, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। पहले आपने x वाला लिखना है, फिर आपने y वाली लिखनी है, माइनस प्लस माइनस 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 आएगा, और साइन आपका बड़ी रकम वाला। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। जितने आप लोग कमेंट्स करेंगे उतना ही जो है यूट्यूब को पता चलेगा कि चैनल अच्छा है, तो वो उतना ही आपको वीडियोस ये रेकमेंड करेगा, और इंशाल्लाह हमारा वॉच टाइम भी जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट करें, अभी फ़िलहाल सब्सक्राइब भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।